वाले लेक्चर में आपने देखा था कार्बोक्सिलीकरण, इसके अंदर एक रिएक्शन और रह गई जिस अभिक्रिया का नाम है कोल्बे अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे कार्बोक्सिलीकरण बोलोगे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी, या इसको बोल सकते हो आप लोग कोल्बे स्मिट अभिक्रिया के नाम से भी आपको। तो अब क्या करना है, जब बेटा फिनॉल की क्रिया आप लोग किसके साथ कराओगे, फिनॉल की क्रिया आप लोगों को बेटा NaOH के साथ करानी है। सबसे पहले बात NaOH के साथ कराओगे और लगभग 423 केल्विन ताप लेना और दाब लेना है आप लोगों को, उच्च दाब लेना है, दाब। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ सामान्य दाब रेड्यूस प्रेशर होता है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात है, यहाँ आपने टेम्परेचर दाब नहीं लगने वाला। सामान्य सी कंडीशन में देखें तो यहाँ तो कुछ मत लगाना। आप क्या करोगे, यहाँ से तो H लेना और यहाँ से OH लेना। क्या बाहर निकलोगे, -H2 बाहर निकलेगा, जिसमें आप लोगों ने इसकी अम्लीय प्रकृति में इस अभिक्रिया को देखा था, नाम बना था बेटा, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है? अभी जो बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड है ना, इसकी अभिक्रिया करानी है आप लोगों को CO2 के साथ उच्च दाब, मतलब सामान्य दाब पर 423 केल्विन ले लेना टेम्परेचर। ठीक है, क्लोज रखो एक मिनट। यहाँ पर ये तो सोडियम फिनॉक्साइड और अभिक्रिया कराओगे CO2 के साथ। ठीक है, ताप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ताप देख लेना, और यहाँ पर दाब, रिड्यूस प्रेशर होता है, ताप दाब। अब यहाँ पर जो बनेगा वो फेनिल कार्बोनेट बनेगा, और फेनिल कार्बोनेट में क्या करना है, इस CO2 को यहाँ पर एडजस्ट करना है, समाहित करना है। इसको फिट कर दो। फिट कर दिया तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, कितने O हैं, ये तो अपने C लगा दिया, O और यहाँ पर ये Na और ये द्विबंध और O लगा दिया, तो इसका नाम है सोडियम फेनिल कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। ये सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनेगा। अब बना हुआ जो सोडियम फेनिल कार्बोनेट है ना, इसका बेटा आप लोगों को अम्लीकरण कराना है। क्या कराना है? अम्लीकरण, मतलब अम्लीय जल अपघटन कराना है। बचे हुए सोडियम फेनिल कार्बोनेट को वापस नीचे उतारोगे आप। आपकी किताब में कुछ अलग दे रखा है, भयभीत मत होना, आपको इसी प्रकार से करना जो मैंने आपको ये लिखा है, O और ये Na। क्या कराना है? अम्लीय जल अपघटन कराना है, HOH करके इसको थोड़ा सा गर्म करना। ठीक है, अब क्या करना सुनो, यहाँ से आप लोग क्या लोगे, ONA और यहाँ से आपने H ले लिया। क्या बाहर निकल गया? NaOH। ठीक है, अब सुनो बेटा, ये क्या है तुम्हारे पास OH, और ये क्या पास तुम्हारे पास C द्विबंध O, मतलब C के साथ 2 O है। अब ये क्या है कि ये जो पूरा समूह है ना बेटा, ये CO जो समूह है, इसका यहाँ से एक तरह से पुनर्विन्यास करा देना। इसको पूरे को यहाँ लगाना। लगाया तो यहाँ पर H उपस्थित है कि नहीं है, उस H को इन्हीं के साथ रखना। ये COO और H, तो ये तो समूह बदल गया COOH में, नहीं हुआ भाई, ये H है, H हट के आगे की तरफ लगाना, और ये OH दिख रहा है, इस OH को इसकी खोपड़ी पर लगा देना। ठीक है, या अपन यही पुनर्विन्यास कर कैसे भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या बनाया, देखो बेटा सुनो, ये COO समूह तो आ गया है यहाँ पर, तो ये H बाहर निकल गया इसका, तो ये तो हो गया COOH। ठीक है, अब ये OH जो दिखाई दे रहा है ना, उसको यहाँ पे जोड़ देना। क्या नाम बन गया? सैलिसिलिक अम्ल, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन गया। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अरे सबसे पहले NaOH लाओ, सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ, CO2 के साथ क्रिया कराओ, ताप और दाब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। CO2 लगाओगे तो फिक्स कर दो CO2 को, जब 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, कार्बोनेट में 3 ही तो रहती है, तो सोडियम, फिर ये फेनिल और C के साथ 3 ऑक्सीजन, तो कार्बोनेट, तो नाम हो गया सोडियम फेनिल कार्बोनेट। बना हुआ सोडियम फेनिल कार्बोनेट का आप लोग अम्लीय जल अपघटन कराओगे और इसको गर्म कर दोगे। है कराओगे तो यहाँ से H लेना और यहाँ से ONA लेना, तो माइनस क्या बाहर निकल गया, -NaOH, तो न्यूट्रल हो गया भाई। अम्लीय ले रहे हो, क्षार ले रहे हो, तो न्यूट्रल हो गया तो। और आपका यहाँ पर ये C द्विबंध O यहाँ आएगा तो ये H बाहर निकलेगा, वो COOH में परिवर्तित होगा और ये OH आ जाएगा। 2 उत्पाद बनाना, एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा बनाओगे, और दूसरा उत्पाद आपको बनाना है बेटा पैरा वाला बनाना है। तो इस अभिक्रिया का नाम है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराओगे, सोडियम धातु के साथ कराओ, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसकी क्रिया CO2 के साथ कराओगे, सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनेगा। जब इसका आप लोग अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल
वह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जिसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोलोगे कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसकी चौथे प्रकार की रिएक्शंस में उन अभिक्रियाओं का नाम है बेटा संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संघनन अभिक्रिया। तो संघनन अभिक्रिया के अंदर जो चौथी प्रकार की रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शन? संघनन अभिक्रिया। और संघनन अभिक्रिया के अंदर फर्स्ट रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे बिसफिनॉल ए का निर्माण। यहाँ एक तरह से एक रंजक बनते हैं, कहने का मतलब रंजकों का निर्माण होता है या फिर एक बहुलकों का निर्माण होता है। बिसफिनॉल ए बनाओगे आप। तो बिसफिनॉल है कि जब फिनॉल की क्रिया, किसी क्रिया बेटा, जब आप लोग फिनॉल की क्रिया किसके साथ? एसीटोन। एसीटोन मतलब कीटोन के साथ कराते हो। तो ये आपका कीटोन के साथ जब अभिक्रिया कराते हो, जब बिसफिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? कीटोन के साथ कराओगे। तो आप लोग 2 अणु लेना बेटा, किसके? फिनॉल के 2 अणु लेना। ठीक है। अब आपकी इसकी जो पैरा पोजीशन है ना, इसका H बाहर निकाल लो और इसकी पैरा पोजीशन का भी H बाहर निकाल लो। ठीक है। कितने अणु लिए अपने फिनॉल के? 1 और 1 2। या फिर आप लोगों को दिक्कत है तो ऐसा करो, इनको आड़ा करके लिख लेते हैं। तो जब फिनॉल की क्रिया, फिनॉल में OH समूह को अपने यहाँ लाया, ये आपका फिनॉल हो गया, ये H बाहर निकाल दिया, प्लस दूसरा अणु लोगे आप लोग फिनॉल का, ये H बाहर निकाल दिया, ये OH हो गया। ठीक है बेटा। ये फिनॉल के 2 अणु लिए, यहाँ से एक H, यहाँ से दूसरा H और यहाँ से O लेना। और HCl की उपस्थिति या फिर इसको अम्लीय माध्यम में आप लोग इसको गर्म करोगे थोड़ा सा, तो आपका यौगिक बनेगा। तो कैसे बनेगा बेटा? CH3 C द्विबंध O, यहाँ से ये, यहाँ से ये OH जोड़ा, ये OH जोड़ा, इसका नाम है बिसफिनॉल ए। ये एक रंजक है, बिसफिनॉल ए के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब जब फिनॉल की क्रिया कीटोन के साथ कराओगे, क्या है ये बेटा? कीटोन, या फिर उसको बोल सकते हो प्रोपेनॉन बोलोगे, प्रोपेनॉन के साथ कराना। और क्या बाहर निकलेगा? H और ये OH2 बाहर निकला, इसको बोलोगे बिसफिनॉल ए। ठीक है बेटा। तो रिएक्शन है जब फिनॉल की क्रिया कीटोन के साथ करा, तो ये रिएक्शन आप लोगों की 12वीं पाठ में भी आने वाली है। तो इस अभिक्रिया को बोलोगे कौन सी अभिक्रिया? बिसफिनॉल का निर्माण। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो पहली रिएक्शन हो गई बेटा। और अगली रिएक्शन है BD के साथ, BDC के साथ क्रिया कराएंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ। और एक ऑरेंज, कहने का मतलब है नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है, कलर। तो कहने का जब फिनॉल की क्रिया किसके साथ? आप फिनॉल लोगे, जब फिनॉल की क्रिया, फिनॉल को इस प्रकार से लिखना, जब फिनॉल की अभिक्रिया BDC के साथ, और BDC का सूत्र अपन जानते हैं बेटा, है? और BDC का सूत्र क्या होता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र यही तो है। तो आप फिनॉल की क्रिया BDC के साथ कराओगे तो आप लोगों का पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होगा। तो क्या करना है? यहाँ से तो H लेना बेटा और यहाँ से Cl लेना। हो गया। अब HCl बाहर लिया तो आप इसका उत्पाद बनाओगे, देखो OH, यहाँ पर क्या बच गया? N2, तो N द्विबंध N, और ये तो नाम है इसका नाम क्या है? नारंगी रंजक। क्या है ये? नारंगी रंजक का निर्माण होगा। और प्लस क्या बाहर निकलेगी? HCl बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब डाईएजो, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन। क्या नाम है इसका? पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन का निर्माण होगा। और ये एक नारंगी रंग का रंजक है। कलर बनता है बेटा इससे, जो भी एकदम महत्वपूर्ण कलर है जिनका रंग फेड नहीं होता, कहने जिससे इसका निर्माण होगा, रंजकों का निर्माण। तो मतलब जब फिनॉल की क्रिया, फिनॉल है की क्रिया किसके साथ कराओगे? BDC के साथ, और BDC का नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ कराओगे। गर्म करना है थोड़ा इसको, और यहाँ पर एक रंजक पड़ेगा, नाम है पैरा पोजिशन है, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन, और ये बनेगा आप लोगों का नारंगी रंग का रंजक। तो ये है बेटा सेकंड रिएक्शन। और सेकंड रिएक्शंस के अंदर आप नारंगी रंग का रंजक बनाओगे, BDC के साथ क्रिया कराओगे फिनॉल की, और पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन का निर्माण होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा फिनोप्थैलीन का निर्माण। किसका? फिनोप्थैलीन। ये भी बेटा एक रंजक है,
जब आप लोग टाइट्रेशन करेंगे, जिसको अनुमापन बोलेंगे 12वीं क्लास के अंदर, तो फिनोप्थेलिन रंजक का जो रंग है क्षारीय माध्यम में गुलाबी आता है। कैसा आता है? गुलाबी। और कहने का अंदर जब फिनॉल की क्रिया आप लोग थैलिक एनहाइड्राइड, अब थैलिक एनहाइड्राइड सबसे पहली बात है कि थैलिक किसी भी अम्ल से जल का अणु बाहर निकालते हैं तो बनने वाली स्पीसीज को एनहाइड्राइड बोलते हैं। जैसे आप लोग एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो अम्ल से जल का अणु बाहर निकाला था। तो यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड, तो सबसे पहली बात है थैलिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा ये वाला, इस सूत्र को बोलोगे तो ये है थैलिक अम्ल। क्या है ये? थैलिक अम्ल। और थैलिक अम्ल को जब गर्म करोगे P2O5 की उपस्थिति में तो जल का अणु बाहर निकालोगे। जब जल का अणु बाहर निकले तो -H2O, तो आपका यौगिक बनेगा। देखो बेटा, और यौगिक का सूत्र क्या हुआ? C D1O, और ये इसका नाम है, क्या नाम है इसका? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो थैलिक अम्ल को जब गर्म करोगे तो जल का अणु बाहर निकलेगा, थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो कहने का मतलब फिनोप्थेलिन का निर्माण जब फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फिनोप्थेलिन का निर्माण होता है, जिसका क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी रंग आता है। ध्यान रखना, क्षारीय माध्यम कहने से NaOH लोगे एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिनोप्थेलिन की एक बूंद डालते ही उस टेस्ट ट्यूब का रंग गुलाबी हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी होता है। तो यहाँ पर ये अम्ल क्षार अनुमापन में इस सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक इंडिकेटर है जो अंतिम बिंदु पर हल्का गुलाबी रंग देता है। कैसा देगा? हल्का गुलाबी। तो अब फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया बेटा? वही फिनॉल लोगे, 2 अणु लेना फिनॉल के। जब फिनॉल की क्रिया, ये H बाहर निकाल लो ये वाला, जब फिनॉल की अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ये CD1O, ये CD1O, और उपस्थिति क्या लोगे? सांद्र H2SO4 की ले लेना। क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत है? ये क्या है? इसका नाम तो फिनॉल, 2 अणु लेना। और ये क्या लोगे? थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा मामला। मैंने देखो सब कुछ लिखा है। ये तो H पकड़ो, ये H पकड़ो दूसरा, और यहाँ से बेटा O पकड़ो, सॉरी ऊपर से इसकी खोपड़ी में से इस O को पकड़ो, यहाँ से मत पकड़ना ना, नहीं तो खुल जाएगा मामला। क्या बाहर निकल गया? जल का अणु बाहर निकल गया। तो माइनस अपन ने H2 कर दिया, -H2। अब लिखो, देखो बेटा कैसे लिखोगे। सबसे पहले इन दोनों को उतार लो। क्या करा? ये लो भाई, ये ये तो फिनॉल उतर गया अपना एक, और दूसरा ये रहा। बोलो, यहाँ से ही उतार लिया इसको। अब इसको थोड़ा सा यूँ पलट दो या फिर यूँ कर दो सीधा का सीधा। अपन ने क्या किया? यहाँ से ये लो, 2 चटे, कहाँ से? यहाँ से जोड़े। तो अपन ने कौन सा समूह? ये C ले लिया, दिख रहा है C। अब C के बाद यदि अपन कहना चाहें इसको, यहाँ ले लेते, उल्टा कर दिया, यूँ कर दें, ये C, और सही लिखूँ यार, इस थैलिक एनहाइड्राइड को मिटा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। पहले मैं यहाँ लिखूँगा, इसको लिखूँगा ताकि ऊपर जोड़ दूँ। ठीक है, मैंने क्या, जहाँ से O हटाया मैं इसी प्रकार से लिख रहा हूँ। यहाँ से 1 2, और ये O, और ये CD1O। सर ठीक है बेटा, मैंने इसको उतारा पहले। इसको उतारने के बाद ये दोनों खाली वैलेंसी देखिए ना, उसमें दोनों फिनॉल को समूह को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? ठीक है, कैसे जोड़ोगे? ठीक है, क्या करना है? रिंग लगानी है, ये OH और ये OH। अब ये जो बना है इसका नाम है फिनोप्थेलिन। क्या नाम है? फिनोप्थेलिन। और क्षारीय माध्यम में, क्षार में कैसा रंग होता है इसका? हल्का गुलाबी। जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको इस रंजक के बारे में बताएंगे, और प्रैक्टिकल के अम्ल क्षार अनुमापन में इसकी सांद्रता, मोलरता ज्ञात करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे कि किस बिंदु पर। तो कहने का मतलब, जब फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराओगे तो उसकी पैरा पोजीशन पे 2H लेना, यहाँ से O लेना, यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते, इसको मत याद रखना। H2O बाहर निकालोगा
फिर बाकी समूह को यूँ को जोड़ना है बेटा। और -H2O बाहर निकल, नाम है फिनोप्थेलिन, जिसका क्षार मतलब क्षारीय माध्यम में इसका हल्का गुलाबी रंग रहेगा। तो ये है बेटा फिनोप्थेलिन। अच्छी रिएक्शंस है। क्या होता है जब फिनोल की क्रिया थैलिक एनाइड्राइड से कराते हैं तो किसका निर्माण होगा? फिनोप्थेलिन का। नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है बेटा लैड्रर-मान से अभिक्रिया। कौन सी? लैड्रर-मान से अभिक्रिया। और इसमें निर्माण करेंगे अपन बेकेलाइट का। किसका? बेकेलाइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन है लैड्रर-मान से लैड्रर-मान से अभिक्रिया। ध्यान रखना नेम रिएक्शंस में तो लैड्रर-मान से अभिक्रिया और निर्माण है बेकेलाइट। अब बोले बेकेलाइट क्या बीमारी है? बेकेलाइट अपने घर में भी है। अपने जो पंखे के स्विच है, ये स्विच देखो, ये तापरोधी होते हैं, साथ में विद्युत रोधी भी होते हैं। ये बेकेलाइट के बने हुए हैं, ना जड़ते हैं ना कुछ। एक बार इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोला जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पिघलाकर जिस सांचे में ढालने के बाद उसको वापस किसी सांचे में या गर्म करके नहीं पिघलाया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाएगा। तो ताप दृढ़ प्लास्टिक है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट एक त्रियक बहुलक है। क्या है? त्रियक बहुलक है। यूं पन जैसे बन जाते हैं इसके अंदर। और ये एक बार जो चीज़ बन गई उसके बाद बेटा ये काम आती नहीं है। स्विच एक बार बढ़ गए तो ये तो कोई कबाड़ी आता है तो अपने घरों में कोई स्विच थोड़ी ले लेता है। एक 20 रुपये किलो ले लो, 10 रुपये किलो, भी बिकते ही नहीं है। क्यों? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार हो गया तो ये कचरा है। ये एनवायरमेंट को ये क्या करता है? प्रदूषित ही कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी काम। तो बेकेलाइट का निर्माण करना है तो इसमें क्या करना है बेटा? जब फिनोल की अभिक्रिया आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराओगे, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराओगे तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु NaOH ले लेते हैं अपन, तो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण होगा। क्या होगा? तो आप देखो क्या समूह है ये? अरे H है नहीं बेटा अपने पास, इस पूरे समूह को यहाँ जोड़ो। क्या है? CH2O तो है, और CH2O के साथ ये H और जुड़ जाए तो CH2OH हो जाए। और CH2OH समूह यदि अपन कहें खोपड़ी पर अपन ये जोड़ दिया कि भाई इसका नाम क्या है? बेंजिल समूह। अरे OH जोड़ दिया, बेंजिल एल्कोहल। क्या हो गया? तो अब देखो CH2O और ये H तो CH2OH, तो आपका बनेगा एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और दूसरा उत्पाद बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल अपना दो उत्पाद बनने वाले हैं, एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का जब एक रेखीय बहुलक बनता है, एकदम सीधा सीधा बनता जाए, एन अणु ले रहे हो तो उसको बोलोगे नवोलक। क्या बोलोगे? नवोलक। मत बनाना, क्योंकि मैं इसको डिटेल से आप लोगों को पाठ नंबर जो 15 है बहुलक, उसमें बताना है इसको बहुलक बेकेलाइट किस प्रकार से बनता है। लेकिन अब यहाँ पर अपन बेकेलाइट बनाएंगे। क्या करना है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ने दोनों को आप लोग बराबर संख्या में लोगे तो नाम क्या है इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और यह है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। एन अणु लेने हैं तो आपने क्या लिया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। बागी आगे और गर्म कर रहे हैं हम इसको। अब CH2OH प्लस आपने क्या लिया? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ठीक है बेटा। कितने अणु? N अणु। कितने अणु? N अणु। अब सुन लो मेरी बात ध्यान पूर्वक। यहां से H है इसकी ऑर्थो पर, ये OH है, जल का अणु बाहर निकालो। इसी प्रकार सब में पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पर H और OH के हिसाब से जल का अणु बाहर निकलेगा। कितने जल को अणु बाहर निकलेंगे? NH2 बाहर निकल गए। अब निकलने के बाद एक बहुलक बनेगा। देखो बेटा यहाँ देखो, मैं आपको पहले बना देता हूँ इसको। एक त्रियक बहुलक में 6 ही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना। देखो जमाऊंगा मैं इसको। अब किस प्रकार से जमेगा ध्यानपूर्वक देखना इसको। ये गोले आपके यूँ के यूँ ही हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो OH इसकी खोपड़ी पे लगेगा, OH OH OH। इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? ये। क्या बच रहा है यहाँ से तो OH गया, यहाँ से H गया। क्या बच रहा है? CH2 तो बच रहा है आपका। बच गया CH2, जोड़ दो। क्या बच गया? CH2 जोड़ दो। क्या बच रहा है? CH2 खाली छोड़ दो। क्या बचेगा यहाँ पे? CH2 खाली छोड़ दो। सही है। अब आ जाओ पैरा पोजीशन पर भी तो CH2OH है और ऊपर वाली कंडीशन तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH
और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर H और वहाँ CH2OH का OH, ठीक है। तो आपका क्या बच गया? CH2, क्या बच गया? CH2, क्या बच गया? CH2। क्या है यहाँ पर इसके? ये रही ऑर्थो। अब देखो इसकी तो ऑर्थो ये थी, अब इस वाले की ऑर्थो यहाँ, तो क्या बचा? CH2, क्या जोड़ा? CH2, क्या जोड़ा? CH2, क्या छोड़ दिया? CH2। देखो बेटा होल N लगा दिया और एक त्रियक बहुलक का निर्माण हुआ, इसको बोलोगे बेकेलाइट। क्या बोलोगे? अब कंडीशन समझना, फिनॉल की एक परत ऊपर और एक नीचे है। ऊपर वाले फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH2 समूह को छोड़ देना और पैरा पोजीशन पर CH2 आएगा। अब पैरा पोजीशन है, नीचे OH लगाओगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन यही तो हुई, यहाँ मत लगा देना CH2, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगाया, यहाँ पे भी ऑर्थो पे, ऑर्थो पे, और कितने सारे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, बहुत सारे N, और N बराबर यहाँ से 100 से अधिक संख्या में मिलने वाले, इसी को बोलोगे बहुलक। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? बेकेलाइट। यही है बेकेलाइट, इसी को बोलोगे बेकेलाइट, जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्विच बनाने में किया जाता है। ये तापरोधी भी होता है, साथ में विद्युत रोधी भी होता है, करंट का झटका नहीं लगता इससे। और दूसरी बात, जो अपने घरों के अंदर बर्तन होते हैं, कुकर का जो हैंडल होता है, इसमें काले कलर का है पदार्थ, जो गर्म थोड़ी होता है, वो भी एक तापरोधी होता है, तो वो भी बेकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं बेटा। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग ऑर्थो पैरा पोजीशन ध्यान रखना, और इस बेकेलाइट का आप लोग क्या करोगे बेटा? निर्माण, इसका उपयोग। और दूसरी बात, अगला है नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन, और वो है बेटा हाइड्रोजनीकरण। फिनॉल की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप क्रिया कराओगे और साइक्लोहेक्सेनॉल बनाओगे। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन पार्ट की, और उसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। फिनॉल की क्रिया आप लोग H2 के साथ कराओगे और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करना। क्या करना? गर्म करना। अब आप क्या करना? एक H इधर दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कितने H काम आए? 6 काम आए। 6 काम आए तो आपका बन जाएगा ये है फिनॉल और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो कितने कार्बन है यहाँ पे? या करके 6, और हाइड्रोजन कितने बेटा? OH को अलग रखना, 1 2 3, मतलब 5 लगा, सीधा 11 हो गया यार, 11, और ये क्या कर दोगे? OH। तो ये C6H11OH, जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये बेटा कुछ फिनॉल की रिएक्शंस थी, और आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर में जितनी भी रिएक्शंस है मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा बेटा ईथर का, वो आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आप लोग हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना होता है, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शंस हैं आप लोगों की। और दूसरी बात, फिनॉल का नाम कार्बोलिक है, फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना। दुर्बल अम्ल क्यों है? जो मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये झाग नहीं देता, जबकि अम्ल देते हैं। तो यहाँ पर आप दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्लों के बारे में क्या करोगे बेटा? रिएक्शंस बताओगे बेटा। अगले टॉपिक्स में अपन लेंगे, लेक्चर नंबर अगले में आप लोगों का टॉपिक होगा ईथर का, ठीक है बेटा। धन्यवाद।